Hello everyone, welcome back to Dhruv Science Maths Point. I Kavita, and in today's lecture we will continue our journey through chapter 2, Cell, the Building Block of Life, part 2 of class 9th Science. In this session we will explore some of the most important concepts of chapter जैसे cell size, cell shape, cell membrane, structure of cell membrane, who gave the model of cell membrane, osmosis, diffusion, cell wall, and structure of cell wall, and so many activities we will explore in this session. These concepts are essential not only for your school examination but also for building a strong foundation in biology. So stay with me until the end of the lecture and let's understand these topics in the simplest way. Now, without any further delay, let's begin today's session. Variation in cell size. सेल के साइज में बहुत वेरिएशन होगा. कोई सेल बहुत छोटी होगी तो कोई सेल बहुत लंबी हो सकती है, कोई सेल बहुत बड़ी हो सकती है. अभी देखते हैं कि हमें सेल किस किस तरह के डिफरेंट साइजेस की होती है. लिविंग सेल शो ह्यूज वेरिएशन इन देयर साइज. अभी बात की थी हमने कि जो लिविंग सेल है ये अपने साइज में बहुत वेरिएशन शो करती है. दूसरी चीज क्या, नो रिलेशन टू बॉडी साइज. अब जो सेल का साइज होगा, बॉडी के साइज और सेल के साइज में कोई कनेक्शन नहीं है. The size of a cell has no relation to the total size of an organism. एक सेल का क्या साइज होगा और एक ऑर्गेनिज्म का क्या साइज है, इन दोनों में किसी तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. जैसे एक ह्यूमन बीइंग है और एक लिटिल माउस है, एक ह्यूमन बीइंग है और एक लिटिल माउस है, एक छोटा सा चूहा है. अब इन दोनों की सेल्स में भी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं. ये लिखा हुआ है आगे एग्जाम्पल के तौर पे आपको अच्छे से, ताकि इसमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी. नो रिलेशन टू बॉडी साइज, यानी सेल के साइज का कोई रिलेशनशिप नहीं है किसके साथ, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल में क्या दिया है, सेल इन अ लार्ज ह्यूमन बॉडी आर नॉट मच डिफरेंट इन साइज फ्रॉम द सेल इन अ टाइनी माउस. दोनों के साइज में, दोनों की सेल्स के साइज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं. अब आगे आपको दिया हुआ है कि जो स्मॉलेस्ट सेल होती है, जो सबसे छोटी सेल है, वो कितनी छोटी हो सकती है. वो हमारी जो सेल है 0.1 माइक्रोमीटर से स्टार्ट होकर के, नैनोमीटर से स्टार्ट होकर के 100 मीटर तक ये सेल्स जो है माइक्रोमीटर तक ये आपकी जा सकती हैं. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर होता है. ये आप सब चीज़ें जानते हैं. तो स्मॉलेस्ट सेल की रेंज कितनी हो सकती है, 0.1 माइक्रोमीटर तक ये हो सकती है. और लॉन्गेस्ट सेल कितनी हो सकती है आपकी, 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है. अब इसी में हम लोग थोड़ी सी चीज़ और ऐड ऑन करेंगे इसके अंदर सेल साइज में, कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, एंड स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे छोटी सेल कौन सी है. क्या कभी आप लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा है कभी ये कि सबसे छोटी सेल कौन सी होती है. स्मॉलेस्ट सेल रहेगी माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा कैसी क्या होती है ये, जस्ट लाइक अ बैक्टीरियम, पीपीएलओ बैक्टीरियम, माइकोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल होती है ये. इसके बाद आती है लॉन्गेस्ट सेल. लॉन्गेस्ट सेल, देखो बच्चों, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में डिफरेंस होता है. एक है लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट लंबी सेल, एक लार्जेस्ट मतलब लार्ज, कितनी बड़ी एक सेल हो सकती है. लॉन्गेस्ट सेल के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आएगी हमारी नर्व सेल. नर्व सेल 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकती है. नर्व सेल पूरी बॉडी के अंदर जो है इसको क्या करनी होती है, इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है. इसलिए सबसे लंबी सेल कौन सी होगी, नर्व सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल. ये तो है ह्यूमन बींग्स के अंदर. प्लांट के अंदर अगर बात करें, प्लांट के अंदर होगी लॉन्गेस्ट सेल, वो रहेगा फाइबर. क्लियर हुआ ये. अब आ जाओ लार्जेस्ट सेल पे, सबसे बड़ी सेल. लार्जेस्ट सेल कौन सी होगी, बहुत सिंपल सी चीज है, ये आप सब बच्चों को आई थिंक ये चीज पता होगी. ऑस्ट्रिच एग. ऑस्ट्रिच को क्या बोलते हैं हिंदी में, शुतुरमुर्ग बोलते हैं ना, शुतुरमुर्ग नहीं, ऑस्ट्रिच एग जो है लार्जेस्ट सेल के अंदर आता है. अब इसमें भी ना एक चीज थोड़ी सी डिफरेंट चीज है, वो आप ध्यान दीजिएगा. एक एग जो है उसके पास दो चीजें होती हैं, एक योक है और एक एल्ब्यूमिन होता है. अब जो ओरिजिनल सेल होगी ना, एग के अंदर भी जो ओरिजिनल सेल होती है, जो योक होगा वो ओरिजिनल सेल होती है. एल्ब्यूमिन और जो एग शेल होता है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ सेल.
क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जो एल्ब्यूमिन है, अगर ऑस्ट्रिच एग की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका जो एग है योक तो होगी सेल, और जो उसका एल्ब्यूमिन एंड जो उसका एग शेल होगा ना, दे आर एडिशनल पार्ट। वो क्या करते हैं, उस एग सेल की, उस सेल की जो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे ही एग जो है योक जो है नीचे की तरफ आता है ना रिप्रोडक्टिव पार्ट में, तब एल्ब्यूमिन की और ये जो शेल होता है इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे जैसे ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में नीचे की तरफ आएगा तब इसकी फॉर्मेशन होगी, किसकी, एल्ब्यूमिन की भी और शेल की भी। ये थोड़ी सी एडिशनल जानकारी थी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये हो गया लार्जेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग, ये तो हो गया एनिमल्स के अंदर। अगर प्लांट्स की बात हम लोग करें कि प्लांट्स में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो प्लांट्स के अंदर आएगी एसिटाबुलेरिया। प्लांट्स के अंदर कौन, क्या नाम लिया है मैंने, एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन प्लांट्स। तो ये तो हो गया सेल साइज की, सेल साइज में क्या क्या वेरिएशंस हो सकती हैं। आगे चलते हैं। अभी हम लोगों को आगे इसकी शेप के बारे में भी देखना है। अब आगे है, एक बार हमारे पास ये है, हाउ डू वी सी एंड मेजरमेंट सेल। आप सेल्स को किस तरह से देखेंगे, किस तरह से उनका मेजरमेंट करेंगे। हमने पिछली क्लास में भी यही बात करी थी कि सेल्स जो है बहुत छोटी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, अनएडेड आई से हम लोग इनको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। लाइट माइक्रोस्कोप भी कई तरह के होंगे, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर किसका यूज किया जाएगा, लाइट का यूज करके जो है हम लोग क्या देखते हैं, चीजों को देखेंगे, छोटी छोटी चीजों को देखेंगे, किसका यूज करके, लाइट का यूज करके देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होगा, लाइट की जगह वहां पर किसका यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाएगा। अभी उसको देखेंगे कि उसमें भी आप लोग कैसे काम करेंगे, हम लोग उसमें से कैसे चीजों को देख पाएंगे। यहां पर बात करते हैं पहले लाइट माइक्रोस्कोप की। इसमें क्या किया जाएगा, अलग अलग लेंसेज का यूज किया जाता है। किसमें, माइक्रोस्कोप में अलग अलग लेंसेज का यूज किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूजेस डिफरेंट लेंसेज। लाइट माइक्रोस्कोप में हम क्या करेंगे, अलग अलग लेंसेज का यूज करेंगे। लेंस भी कौन सा लोगे आप इसमें, कॉन्वेक्स लेंस का आप इसके अंदर यूज करेंगे, जिनका मैग्निफिकेशन पावर कितना होगा, 10x या 4x। इसका क्या मतलब है, 10x एंड 40x का क्या मतलब है, 10x का मतलब ये साइज को 10 टाइम्स बिग करके दिखाएगा। 40x का क्या मतलब है, ये साइज को 40 टाइम जो है लार्ज करके आपको बिग करके दिखाएगा, ये मतलब है इसका। टू मैग्नीफाई सेल स्ट्रक्चर यूजिंग विजिबल लाइट, लाइट का यूज करके लेंसेज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सेल स्ट्रक्चर्स को मैग्नीफाई करेंगे, मतलब उसको बड़ा करके देखते हैं, किसकी हेल्प से, लाइट माइक्रोस्कोप से। अब इसमें टोटल मैग्निफिकेशन क्या होगा, टोटल मैग्निफिकेशन पावर ऑफ आई पीस इनटू पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका कि आई पीस की पावर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ये वाली। अब सपोज दैट कि एक आई पीस है, उसकी पावर कितनी दे रखी है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर कितनी है, 10x है, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफाइंग पावर कितनी दे रखी है, वो भी 10x दे रखी है। तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितना हो जाएगा उसका, यानी टोटल मैग्नीफिकेशन का मतलब आप चीज को कितना बड़ा करके देख पाएंगे। अगर आई पीस की पावर कितनी है, 10x है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की भी पावर कितनी है, 10x है, तो कितना टाइम बड़ा करके देख पाएंगे आप उसको, 100 टाइम लार्जर इमेज जो है आपको वो कैसी होगी, दिखाई देगी, किसकी, सेल की। सेल की क्यों, क्योंकि हम पढ़ी सेल के बारे में रहे, हमें सेल को ही देखना है। तो 100 टाइम लार्जर सेल जो है आपको वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखेगी। कौन सा माइक्रोस्कोप है हमारे पास, ये वाला लाइट माइक्रोस्कोप है। क्लियर हो गई ये वाली चीज, बहुत सिंपल सी चीज है ये, इसमें कुछ भी ऐसा रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हाँ एक चीज और, आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, पिछली जो क्लास थी पार्ट 1 में हम लोगों ने बात करी थी, ध्यान है सबको। आईपीस जो आंख की, जिसकी हेल्प से मतलब जो आंख के पास रहेगा हिस्सा माइक्रोस्कोप का, वहां जो लेंस होगा दैट इज आई पीस। ऑब्जेक्टिव की तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव लेंस। एंड लेंसेज कौन से होंगे, कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग इसके अंदर लेंस में माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं। दूसरा माइक्रोस्कोप कौन सा बोला था मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बीम का यूज किया जाएगा इंस्टेड ऑफ लाइट। अ मच मोर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। लाइट की जगह पर किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं, जिससे बिल्कुल क्लियर
जो चीज हमें नहीं भी दिखाई देती ना, वो दिखाई देगी। इट कैन रिवील द फाइनेस्ट डिटेल्स ऑफ अ सेल एट अ नैनोमीटर स्केल। एक नैनोमीटर स्केल से भी हमें जो है वो क्या करेगी, चीज़ों को एक्सपेंड करके दिखाएगी, बहुत सारी चीज़ों को बड़ा करके ये दिखाएगी। जो छोटी छोटी चीज़ें जो छुप जाएंगी, जिनको हम नहीं देख पाएंगे ना, वो भी इसको दिखाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये वाला क्या, यहाँ पर किसका स्ट्रक्चर दिया है मैंने आपको, ये है कोलेकेसिया लीफ, यानी जो अरबी होती है ना, अरबी की जो लीफ है ना, उसका स्ट्रक्चर है ये। अब आप देखो, लीफ आपने देखी है, कैसी दिखाई देती है, लीफ प्लेन दिखती है, उसके अंदर का कुछ भी नहीं हमें दिखाई देता। उसमें सिर्फ हमें लीफ में क्या दिखाई देता है, लैमिला दिखाई देगा, उसका हमें जो है उसके अंदर वेन्स जो हैं वो दिखाई देगी। वेन्स का पैटर्न क्या है, रेटिकुलेट है या पैरेलल है, सिर्फ वेनिएशन हमें वहां पर दिखाई देता है विद आवर नेकेड आइज। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर सारा आप इसकी कोलेकेसिया की लीफ का, जिसमें ये ग्रीन पार्ट जितना भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और बाकी की सेल्स इसमें दिखाई गई हैं, जिसका अगर मोर डिटेल स्टडी करनी है तो ये आप हायर क्लासेस के अंदर करेंगे। यहाँ ये डायग्राम मैंने सिर्फ इसलिए लिया है सो यू कैन डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप कितनी वास्ट चीज़ों को करके देख सकते हैं। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ सरफेस ऑफ लोअर सरफेस ऑफ अ कोलेकेसिया लीफ। अब आगे है, एक सेल का जो साइज है उसका एस्टिमेशन कैसे करेंगे। एक सेल का जो साइज है हम कैसे बताएंगे, कि हम कह रहे हैं कि 100 मीटर लॉन्ग एक सेल है, 100 नैनोमीटर लॉन्ग है, या 0.1 माइक्रोमीटर कोई भी सेल लॉन्ग होती है। इस सेल सेल साइज का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। देखें जरा क्या है वो, व्हेन ऑब्जर्विंग सेल्स, जब हम सेल्स को देखते हैं, जैसे कि अनियन पील, ज्यादातर हम एग्जाम्पल्स में किसकी सेल्स को लेते हैं, अनियन पील, क्योंकि बहुत सिंपल होती है इसकी स्लाइड को बनाना। अनियन खाते हैं ना, जब अनियन को काटते हैं, जब आप उसको छील लिया, जब आप उसको स्लाइस जब आप काटते हैं तो उसमें एक मेम्ब्रेन निकलती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन निकलती है ना, उसको ब्रश से साफ करके स्टेन करके जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देता है, बहुत ईजी होती है ये स्लाइड बनानी। इसलिए मोस्ट ऑफ द में हम लोग क्या कर रहे हैं, अनियन पील की स्लाइड को लेकर के चल रहे हैं। इसको क्या किया आपने, माइक्रोस्कोप में जब आप इसको देखेंगे, माइक्रोस्कोप में आपको उसको देखना है, व्हेन ऑब्जर्विंग सेल्स को ऑब्जर्व करना है, किसमें, इन अ रो अंडर अ माइक्रोस्कोप। उसमें क्या करोगे आप, उसमें आपको सेल काउंट करनी है, पहले काउंट कर लेना आप कि उसमें कितनी सेल्स है। वी कैन कैलकुलेट द रियल साइज ऑफ अ सिंगल सेल यूजिंग दिस सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला से हम जो है सेल का साइज जो है वो मेजरमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या काउंट करने के लिए बोला था, नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने के लिए बोला था। जब आप माइक्रोस्कोप में अनियन पील को देखोगे तो उसकी सेल्स को क्या करना है, काउंट करना है। क्यों काउंट करना है, अभी देखते हैं क्यों काउंट करना है। एस्टिमेटेड साइज ऑफ अ सेल, साइज ऑफ सेल को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन इन माइक्रोमीटर्स अपॉन नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायमीटर। मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करना है कि आपको माइक्रोस्कोप में कितनी सेल दिखाई दे रही हैं। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको डिवाइड करेंगे किससे, जितना पार्ट हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था उसके अंदर। क्या ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया। एस्टिमेटेड साइज ऑफ अ सेल, एस्टिमेशन करना है, डायमीटर ऑफ द विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में जितना विजिबल फील्ड आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दे रहा था वो लेना है, और क्या लेना है, नंबर ऑफ सेल अलोंग द डायमीटर। समझ में आई इतनी चीज। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, इफ द विजिबल फील्ड डायमीटर इज 5000 माइक्रोमीटर, अगर विजिबल फील्ड कितना दे रखा है, 5000 माइक्रोमीटर दे रखा है, और आपने काउंट कितनी सेल्स करी हैं, आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर काउंट किए 25 सेल, तो एक सेल का साइज कितना हो गया, इस फॉर्मूला में अप्लाई कर दीजिए, 5000 अपॉन 25। क्या कर दिया आपने, 5000 अपॉन 25, तो साइज कितना आ गया आपकी सेल का, 200 माइक्रोमीटर साइज आ जाएगा सेल का। सिंपल सी चीज है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी, कुछ भी इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज इसमें नहीं है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेल स्ट्रक्चर को करने से पहले यहां पर एक और टॉपिक आपका बचता है, वो है सेल शेप। सेल शेप, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सेल के साइज की बात कर रहे थे। अभी आपको किसकी बात करनी है, सेल की शेप की बात करनी है। सेल की शेप अलग अलग तरह की हो सकती है।
ये सर्कुलर भी हो सकती है, ये बाइकनकेव भी हो सकती है, ये अमीबॉइड भी हो सकती है, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में भी हो सकती है, फाइबर की फॉर्म में होती है, कोमा की फॉर्म में भी हो सकती है, ये ओवल शेप की भी हो सकती है। थोड़ा सा देखें इसमें कि कौन सी सेल की जो शेप है वो कैसी होगी। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर आरबीसीज होती हैं, सब जानते हैं आप लोग, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्ब सेल्स होती हैं। इनकी जो शेप है, इनकी शेप कैसी रहेगी, इनकी शेप होती है बाइकनकेव। बाइकनकेव, या इसको बोल सकते हैं आप बाइकनकेव के अलावा इसको सर्कुलर बोल सकते हैं। वैसे सर्कुलर की जगह अगर आप बाइकनकेव यूज करोगे तो ये ज्यादा बढ़िया रहता है। बाइकनकेव मतलब जैसे जेम्स होते हैं ना, बाइकनकेव जस्ट लाइक दैट कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ऐसी स्ट्रक्चर क्यों होती है, क्योंकि आप ये जानते हो कि आरबीसी क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट करेंगी ब्लड के साथ कैपिलरीज में जाकर, तो वो इजी डिफ्यूजन हो जाएगा ऑक्सीजन का, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाइकन स्ट्रक्चर सॉरी शेप जो है वो बाइकनकेव होगी। एक सेल हमारी बॉडी के अंदर होती है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी होती है ना, इसकी शेप कैसी रहेगी, इसकी शेप होती है अमीबा के जैसी, अमीबॉइड शेप होती है। अमीबा जानते हैं, अमीबा तो वेरी फैमिलियर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सब बच्चे जानते हैं। ऐसी शेप होती है ना अमीबा की, ऐसी ही शेप किसकी रहेगी, हमारी डब्ल्यूबीसी की होती है। यहाँ पर सवाल ये आता है, व्हाट इज द एडवांटेज फॉर डब्ल्यूबीसी टू बी अ शेप ऑफ अमीबॉइड। अमीबा जैसी शेप होने का डब्ल्यूबीसी को क्या एडवांटेज है। इसका एडवांटेज ये है कि डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब ये, जब अगर कोई पैथोजन आएगा तो ये ब्लड में से स्क्वीज होकर के जाएगी और उस पैथोजन को किल करेगी। तो ये अमीबॉइड शेप जो है वो क्या करेगी, हेल्प करेगी डब्ल्यूबीसी को स्क्वीज होने में हेल्प करेगी। इसीलिए इसका शेप कैसा होता है, अमीबॉइड शेप होता है। और कौन सी शेप हो सकती है इसके अंदर, स्पिंडल शेप हो सकती है, लॉन्ग बोल सकते हो, या स्पिंडल शेप होती है, वो किसके अंदर आ जाएगी, नर्व सेल के अंदर आ जाएगी, हमारी नर्व सेल के अंदर आ जाएगी। एक बीन शेप किस में आ जाएंगी, स्टोमेटा जानते हैं ना, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटास के अंदर जो गार्ड सेल्स होती हैं उनकी शेप कैसी होगी, बीन की शेप की होती है। बीन मतलब इस तरह से, ये इस तरह की जो शेप होगी ये हो जाएगी बीन शेप। कहने का मतलब ये है कि सेल का जो है साइज वो अलग अलग हो सकता है और सेल की शेप भी जो है अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय अ सेल। कि एक सेल हमारी बॉडी में किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करती है, किस तरह का फंक्शन उसको करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसकी शेप हो जाएगी। क्लियर हो गया, बढ़े आगे की तरफ, चलिए चलते हैं आगे। आगे हमारे पास आ जाएगा सेल स्ट्रक्चर। अब आपको पढ़ना है सेल का स्ट्रक्चर। अभी तक आपने क्या जानकारी करी है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें करी हैं सेल के साथ, कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि लाइफ कहाँ से आई है, सेल क्या होती है, किसने डिस्कवर किया था, सेल का साइज क्या होगा, शेप क्या होगा, कैसे हम लोग उसका एस्टिमेशन करेंगे कि हम कैसे एक सेल को देख पाते हैं। अब हमें सेल के अंदर तक जाना है कि सेल के पास और कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिसको आप लोगों को पढ़ना है, हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं सेल की स्ट्रक्चर। सेल की स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो सेल्स जो है ऑर्गेनाइज्ड होंगी, ऑर्गेनाइज होकर के किसकी फॉर्मेशन करती हैं, ये टिश्यूज की फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यूज क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, जिनको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन परफॉर्म करना है। ये चीज तो बहुत सिंपल है और कई बार हम लोग इसको बोल चुके हैं, सब बच्चे इसके बारे में जानते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब सेल्स जो है वो क्या करेंगी, आपस में इंटरेक्ट करेंगी। अब देखो जब टिश्यू बनेगा ना, जब एक टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, तब ये क्या करेंगी, सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं। और जब आपस में ये इंटरेक्ट करेंगी, आपस में भी इंटरेक्ट करेंगी और अपनी सराउंडिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करेंगी। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि सेल्स ने क्या किया, ग्रुप बनाया। जब ये ग्रुप बनाएंगी तो आपस में इंटरेक्शन भी करेंगी, ये आपस में भी इंटरेक्शन करेंगी और अपने एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करेंगी। अब ये इंटरेक्शन किसकी हेल्प से करेंगी, ये इंटरेक्शन किसकी हेल्प से करेंगी, ये इंटरेक्शन करेंगी बाउंड्री की हेल्प से। यहां पर देख लेते हैं पहले सेकंड में क्या दे रखा है, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एज अ यूनिट। यूनिट का मतलब मैंने अभी क्या बोला था, ग्रुप बनाना,
ग्रुप बना, आपस में ग्रुप बना, आपस में वो उन्होंने एक यूनिट बनाई, उनको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है, सेल्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है और अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करना है। तो इंटरेक्ट ये किसकी हेल्प से करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे ये बाउंड्री की हेल्प से। अब बाउंड्री कौन सी है इसके अंदर, दीज इंटरेक्शंस मटेरियल एक्सचेंज एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज हैपन एट द सेल बाउंड्री। जो भी इंटरेक्शन करनी है, जो भी मैसेज पास करना है, जो भी मटेरियल्स को पास करना है, अंदर या बाहर करना है सेल के, वो किसके थ्रू होगा, सेल की बाउंड्री के थ्रू होगा। और उस सेल बाउंड्री को हम लोग क्या नाम देंगे, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम देते हैं। क्लियर हो गया ये, यानी इस स्लाइड में क्या बोला गया है, यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि बहुत सारी सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स तो काम करेंगी नहीं, सिमिलर टाइप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन सेम होगा वो क्या करेंगे, पास पास आएंगी, ग्रुप बनाएंगी, एक यूनिट बनाएंगी, क्योंकि सबको मिलकर के काम करना है, सबको टीम वर्क करना है, सबको टीम वर्क करना है। अब टीम वर्क करना है, कुछ चीज़ों को अंदर आना है, कुछ को बाहर जाना है, किसी को अंदर आने देना है, किसी को अंदर नहीं आने देना है, कहीं मैसेज पास करना है। ये सारी चीज़ें एक सेल किसकी हेल्प से करती है, आउटर मेम्ब्रेन यानी बाउंड्री के थ्रू करती है। और उस बाउंड्री को क्या नाम देंगे हम लोग, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन देते हैं। मटेरियल एक्सचेंज, सब चीज़ें सीखेंगे आप इसी चैप्टर के अंदर कि किस तरह से सेल में परफॉर्मेंस ये काम होंगे, किस तरह से किया जाएगा। अभी तो सिर्फ इसकी पहले स्ट्रक्चर देखिए आप। सेल मेम्ब्रेन द यूनिवर्सल फीचर, क्या क्या फीचर्स होंगे एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसकी जरा बात हम लोग कर लेते हैं यहाँ। अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल एंड प्रोटेक्ट इट्स कंटेंट, एक थिन मेम्ब्रेन होगी इस तरह की। आप लोगों में से कई बच्चे क्या करते हैं, जब सेल का डायग्राम बनाएंगे तो स्केल से बनाने लगते हैं, स्केल से नहीं बनाना होता डायग्राम। ये देखो, किसी भी शेप की हो सकती है सेल। ये जो बाउंड्री बनेगी, ये जो बाहर की जो बाउंड्री बनेगी जिसके अंदर सेल का सारा कंटेंट प्रेजेंट होगा, इसी बाउंड्री को हम लोग क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन नाम देंगे। सेल मेम्ब्रेन, ध्यान रखना बच्चों, प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के अंदर ही सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो आपका आंसर सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हालांकि अभी तक मैंने आप लोगों को सेल वॉल के बारे में पढ़ाया नहीं है, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हम लोग सेल वॉल ही करने वाले हैं। अब ये देखो, अब ये सेल मेम्ब्रेन के बारे में, अ थिन बाउंड्री दैट सराउंड्स अ सेल, सेल को सराउंड कर रही है और उसके कंटेंट को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, उसको क्या नाम दिया, सेल मेम्ब्रेन नाम दे दिया। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक ही चीज है, इसका एक और नाम हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट डिफाइंस द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल एंड इज आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक ये डिफाइन करेगी कि हाँ ये एक सेल है, बाउंड्री आ गई, ये एक सेल है, यहाँ से क्या स्टार्ट हो गई, दूसरी सेल शुरू हो गई, भाई इधर क्या हो गई, तीसरी सेल होगी, सबकी बाउंड्रीज है ये, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। अगली चीज इसके अंदर ये आती है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या है ये, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिसाइड करेगी कि किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है या किसको अंदर आने नहीं देना है, सेलेक्ट करेगी और उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट होगी किसी भी सब्सटेंस की सेल के अंदर। ये मतलब है सिलेक्टिवली परमिएबल का, meaning it allows only specific substances to pass through while blocking others। जिसको सेल चाहेगी कि हाँ इसको अंदर आना है, उसी को अंदर आने देगी, बाकियों को बाहर छोड़ेगी, नहीं आने देगी। हमारे घर में भी जब कोई आता है डोरबेल बजाएगा तो की होल होता, वो आई होल होता है ना, उसमें से देखते हैं ना, अगर आपकी इच्छा नहीं है कि हमें नहीं मिलना या कोई अनवांटेड पर्सन है तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। सेम थिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अनवांटेड पार्टिकल्स को सेल के अंदर ये नहीं आने देगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया इन्होंने, इट कंट्रोल्स हाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स ऑफ एल्विलाई इन आवर लंग्स, कि लंग्स में एल्विलाई के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो एंट्री एंड एग्जिट होती है उसको कंट्रोल भी कौन करेगी, यही सेल मेम्ब्रेन करती है। उसको देख लो थोड़ा सा, सपोज दैट ये देखिए ये है लंग्स की एल्विलाई, ये लंग एल्विलाई है, ये क्या हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन क्या होगी, अंदर जाएगी, और इसी के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, बाहर जाएगी।
ये सारा प्रोसीजर कहाँ पर होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसीजर कहाँ पर होता है? लंग्स में होगा। लंग्स में भी कहाँ पर होता है? एल्वलाई के अंदर होगा। और वहां पर भी कौन हेल्प करेगी? ये सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब ये एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हुई है, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद करेंगे। अभी थोड़ा एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊंगी। अभी आगे है हमारे पास पोटैटो एक्सपेरिमेंट, पोटैटो ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट। इसके अंदर क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्यों लिया है हमने यहाँ पर? अब हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह से सब्सटेंसेस की एंट्री एंड एग्जिट करती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है किसी भी सेल के अंदर। किस तरह से एक सेल स्वेलअप होती है या कोई भी सेल श्रिंक होती है। कहने का मतलब फंक्शन देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। इसके अंदर क्या करना है आपको, डायग्राम हम लोग अभी देखते हैं। पोटैटो एक्सपेरिमेंट है अंडरस्टैंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसके सेटअप में क्या करना है आपको, दो पोटैटो लेने हैं, इक्वल साइज के दो पोटैटोज आपको लेने हैं। एक पोटैटो को आपने क्या करना है, और उनको क्या करना है, पोटैटो लेने के बाद उनको अंदर से खाली कर लेना है। नाइफ की हेल्प से, चाकू की हेल्प से ना उनको अंदर से खाली करना है, खोखला बनाना है और उसके अंदर होल करना है आपको। और दो बीकर लेने हैं, बीकर पे लेबल कर देना है, बीकर ए और बीकर बी। बीकर ए में क्या डाला आपने, बीकर ए में डाला है हमने पानी, प्लेन वाटर डालना है। पोटैटो कैसे लिए थे, सेम साइज के लेने, इक्वल साइज के लेने, छोटा बड़ा पोटैटो नहीं लेना, नहीं तो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा आपका। बीकर बी में क्या करना है, 20% सॉल्ट, या तो सॉल्ट सोल्यूशन लेना या शुगर सॉल्यूशन लेना, ठीक है। अब क्या करना है, अब उसके अंदर आपने पोटैटोज को रख देना है। आफ्टर अबाउट 10 आवर, 1 घंटे के लिए आपने उसको रख देना है। 1 घंटे के बाद जब आप उसको देखेंगे तब आप क्या देखोगे कि जो आपने पानी के अंदर जिस पोटैटो को रखा था वो स्वेलअप हो गया, वो फूल गया, यानी उसका जो वेट था वो क्या हो गया, बढ़ गया। और जो बीकर बी के अंदर यानी जो सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो आपने रखा था उसके साथ क्या हुआ, उसका वेट डिक्रीज हो गया। यानी यहाँ पर तो पानी के अंदर तो सेल क्या हो गई थी, पोटैटो सेल, पोटैटो पीस, सेल नहीं पोटैटो पीस, क्योंकि वो तो कॉम्बिनेशन है ना सेल्स उसका, सेल्स का। स्वेल हो गया पानी के अंदर और वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और बीकर बी के अंदर क्या हुआ था, पोटैटो क्या हो गया, श्रिंक हो गया और वेट क्या हो गया, कम हो गया। क्यों हो गया ये, वाई? दोनों हमने सेम साइज के लिए थे, इक्वल साइज के लिए थे दोनों, और दोनों में बराबर ही हमने अंदर से होल किया था। फिर एक जो है वो स्वेल हो गया और एक श्रिंक हो गया, ऐसा क्यों हुआ? अब देखते हैं क्या हो गया। द सेल मेम्ब्रेन अलाउ वाटर टू मूव इन। अगर पानी अंदर गया उसके अंदर, किसके अंदर, पोटैटो के अंदर अगर पानी जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और अगर उसमें जो पानी ऑलरेडी था वो अगर निकल गया तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो गया। अब ये एंट्री एंड एग्जिट वाटर की किसके थ्रू हुई, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगी। द सेल मेम्ब्रेन अलाउज वाटर टू मूव इन। सेल मेम्ब्रेन ने अलाउ किया कि पानी पोटैटो के अंदर आ जाए, और क्या किया, बट ब्लॉक्स लार्ज शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल। और पानी अंदर आ जाए या बाहर चला जाए, लेकिन सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स थे उसको सेल मेम्ब्रेन ने अंदर आने नहीं दिया। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमिएबल होती है ना, भी कुछ कंटेंट को अंदर आने देगी और कुछ को ब्लॉक कर देगी। तो यहाँ पर इसने किसको ब्लॉक कर दिया, शुगर और सॉल्ट मॉलिक्यूल को तो अंदर नहीं आने दिया, अंदर किसको आने दिया, पानी को, बाहर किसको जाने दिया, पानी को। अब देख लेते हैं पीछे जो डायग्राम था उसके अंदर क्या था। आपको डायग्राम से चीजें बहुत जल्दी याद होती हैं। ये हमने पोटैटो लिया था, इनिशियल वेट देखो कितना था इसका, इनिशियल वेट है इसका 12 ग्राम, 12 ग्राम का पोटैटो हमने लिया था। प्लेन वाटर के अंदर, ए बीकर के अंदर प्लेन वाटर है, बी बीकर के अंदर क्या किया आपने, 20% सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। उनके अंदर आपने इन दोनों पोटैटोज को रख दिया, अलग अलग लिए थे पोटैटोज, रख दिया। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर आपने क्या किया, रिजल्ट चेक किए। फाइनल वेट देखो कितना आ गया इसका, जिसको आपने पानी के अंदर रखा था उसका वेट कितना आ रहा है, उसका वेट आ रहा है 14.50 ग्राम। और जिसको आपने सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखा था उसके अंदर क्या आ रहा है, 10.50 ग्राम। अब आप खुद देखो वजन कहाँ पर इसका बढ़ा और कहाँ पर घटा। पानी के अंदर वजन बढ़ गया, वजन बढ़ा कितना, वेट बढ़ गया 14.50, और शुगर के अंदर या सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर कितना हो गया, कम हो गया। अब क्यों हो गया भाई, ये प्लेन वाटर में, प्लेन वाटर के अंदर पोटैटो स्वेल हो गया, टर्जिड हो गया, और सॉल्ट के अंदर क्या हो गया, श्रिंक हो गया।
या फ्लीज्ड हो गया या प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। प्लाज्मोलाइज्ड क्या होता है आगे आएगा, पढ़ेंगे उसमें, हम अभी पढ़ेंगे इसमें। अब यहाँ देखिए ये वाटर ड्रॉप दिखाई गई है। वाटर ड्रॉप क्या करेगी, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पोटैटो के अंदर चली जाएगी। पानी क्या, वाटर ड्रॉप क्या करेगी, पोटैटो के अंदर चलेगी, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, स्वेलअप हो गया। और इसके अंदर देख लो क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। वाटर लीव्स पोटैटो, पानी ने क्या किया, पोटैटो को छोड़ दिया, पानी पोटैटो में से बाहर निकल गया, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, वहां पर श्रिंक हो जाएगा। सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में से पानी जो है अंदर आ जा सकता है। पोटैटो शुगर सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, जो वो पोटैटो आपने रखा था, पोटैटो का पानी जो है वो बाहर आ गया, लेकिन बाहर से अगर आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल, अगर आपने शुगर सॉल्यूशन लिया था तो शुगर के मॉलिक्यूल जो है वो पोटैटो के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जाने नहीं देगी। सेल मेम्ब्रेन एक परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मर्जी उसकी नहीं जाने देगी वो। अब आगे है हमारे पास डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या चीज होगी, कभी नाम सुना है डिफ्यूजन का? द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन बोलेंगे। द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का मूवमेंट होना है, पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा कहाँ कहाँ से, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ अगर मूवमेंट हो रही है किसी भी सब्सटेंस की, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन बोलेंगे। कैन हैपन विदाउट अ मेम्ब्रेन, जो डिफ्यूजन है ना, इसके लिए किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। जैसे फ्रेग्रेंस होती है ना, एयर के अंदर पास हो जाती है। सपोज दैट कि एक बच्चा है, क्लासरूम में आया, उसने बहुत हाई परफ्यूम लगा रखा था और उसकी खुशबू सारे रूम में फैल जाती है। तो हाई कंसंट्रेशन कहाँ थी, उस बच्चे के पास हाई कंसंट्रेशन थी, बाकी पूरे क्लासरूम के अंदर कंसंट्रेशन कैसी थी, लो कंसंट्रेशन थी, जिससे वो फ्रेग्रेंस क्या हुई, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो गई। इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलते हैं। सेकंड थिंग इज, एक अगरबत्ती है, इंसेंस स्टिक है, उसको आपने कॉर्नर में लिट करके रख दिया, कॉर्नर में लिट करके रख दिया, तो थोड़ी देर के बाद उस अगरबत्ती की खुशबू पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी, पूरे एरिया के अंदर फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि जहां पर आपने उसको लिट किया था, जहां पर आपने उसको जला करके रखा था अगरबत्ती को, वहां कॉन्सेंट्रेशन कैसी थी, उसकी ज्यादा थी, बाकी जगहों पर क्या थी, कम थी। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चलेगी। अब यहाँ किसी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी ना, ओपन एरिया था, ट्रांसफर हो गई, इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर हुआ। दूसरा क्या है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के लिए बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ओस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन। ये पूछा जाता है कि व्हाई ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन, अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, अ स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन इज ऑस्मोसिस। क्यों, ऑस्मोसिस के अंदर भी सेम प्रोसेस होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बट एक चीज और ऐड करेंगे, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर मेम्ब्रेन आ जाएगी, देख लेते हैं डेफिनेशन में भी यही दिया हुआ है क्या, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट है, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम एन एरिया विद मोर वाटर। मोर वाटर का मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन ही है, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गई, टू एन एरिया विद लेस वाटर, यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, अंटिल कॉन्सेंट्रेशंस बिकम इक्वल। जब तक दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, तब तक ये मूवमेंट क्या होगा, चलता ही रहेगा। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल में, रियल लाइफ एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देख सकते हैं, प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसीजर। अब ऑस्मोसिस तो मैंने आपको बता दिया है ना, ऑस्मोसिस का एग्जांपल तो बता दिया कि ये क्या हो गया कि जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं ना पानी को, रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करेंगी तो वो विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस प्रोसीजर के करेंगी। अब ये डिफ्यूजन का एग्जाम्पल कहाँ चलेगा भाई, डिफ्यूजन का एग्जाम्पल कहाँ रहेगा, अभी हमने थोड़ा पढ़ा था पहले अभी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल। अभी देखो ये बताया था ना मैंने आप लोगों को कि एल्वेलाई है, लंग्स की एल्वेलाई है, थोड़ा सुंदर डायग्राम नहीं बना हुआ ये, एक बार इसको और बनाते हैं डायग्राम को। लंग्स एल्वेलाई में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज जो है वो किस तरह से होगा,
ये बन गई लंग, बहुत सारी एल्वेलाई होती हैं हमारे लंग्स के अंदर, है ना। अब देखो क्या होगा, लंग्स के अंदर ब्लड आएगा कहाँ से, हार्ट से, और वो ब्लड कैसा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा। यानी एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन तो हो गई ज्यादा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कम है, जो हम इनहेल कर रहे हैं ना एयर, उसकी बात करी जा रही है। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाहर चला गया, बाहर चली गई। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है बाहर ज्यादा है और अंदर ऑक्सीजन क्या है, कम है, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो यहां पर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अब पहले मैंने कहा था कि ये मेम्ब्रेन के थ्रू होता मेम्ब्रेन के थ्रू ये, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है इसको। जो गैसेस का जो एक्सचेंज होगा ना, वो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसीजर ही होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो है गैसेस अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करेगी, बाहर जाएगी। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, एग्जाम्पल क्लियर हो गया ये वाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, ये पोटैटो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कर लिया, ये डिफ्यूजन ऑस्मोसिस भी हो गया। अब है हमारे पास आगे सॉल्यूशंस आते हैं, कुछ सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन में भी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से सॉल्यूशन है, सेल का बिहेवियर कैसा रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होगा और कितने तरह का सॉल्यूशन आपके पास यहाँ पर आएगा। एक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलकर के जो सब्सटेंस को बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। बायोलॉजी के अंदर हम लोगों को सॉल्यूशन पढ़ने हैं तो तीन तरह के सॉल्यूशन हमारे पास होंगे, एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब वन बाय वन देखते हैं कि इनके अंदर क्या चीजें रहेंगी। सबसे पहले है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखो आइसो का मतलब बायोलॉजी के अंदर आइसो का मतलब होता है सेम, सेम ध्यान रखना, आइसो का मतलब होगा सेम। अब इसमें क्या रहेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर एंड सेल के बाहर सॉल्यूट की क्वांटिटी दोनों में कैसी होती है, सेम होती है। देख लेते हैं डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। कंडीशन क्या रहेगी आइसोटोनिक के लिए, सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, यानी सेल के बाहर सॉल्यूट कंटेंट इज इक्वल टू सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरसेल्युलर मीडियम, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्यूट की क्वांटिटी कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी, जिससे सब्सटेंसेस की ना तो एंट्री होगी ना ही एग्जिट होगी सेल के अंदर। क्या रहेगा रिजल्ट, नो नेट चेंज, सेल स्टेज नॉर्मल, सेल नॉर्मल रहेगी, सेल के साइज में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था, पोटैटो देखा था ना, एक सॉल्यूशन के अंदर तो पोटैटो क्या हो गया था, स्वेल हो गया था, और एक पोटैटो एक के अंदर क्या हो गया था, पोटैटो आपका श्रिंक हो गया था, है ना। अभी देखो इसके अंदर यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब आप रखोगे ना, एग्जांपल करेंगे थोड़ी देर में इसका भी, है ना। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आप एक सेल को रखोगे तो उसके साइज में कोई अंतर नहीं आएगा, सेल जैसी थी वैसी ही रहेगी। दूसरा है हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेगा, जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट होते हैं जो एक सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। ये जो डेफिनेशंस है आप सॉल्वेंट को लेकर के भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर किसको लिया है, सॉल्यूट को लेकर के डेफिनेशंस दी हैं, और आप सॉल्वेंट के साथ भी कर सकते हैं। सॉल्वेंट के साथ ये थोड़ी डिफरेंट टाइप से हम लोग इसको लिखते हैं, है ना। अब इसमें क्या रहेगा, सॉल्यूट वो पार्ट होता है जो सॉल्यूशन के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होता है। अब इसमें हाइपोटोनिक के अंदर क्या रहेगा, जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, कम रहेगी, और सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। यानी आप हमें इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पानी की कंसंट्रेशन यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है। यानी अगर सॉल्वेंट लेना है तो इसका जस्ट क्या कर देना, अपोजिट कर देना। सेल के बाहर सॉल्यूट क्या है, सेल के बाहर सॉल्यूट क्या है, कम है, और सेल के अंदर सॉल्यूट क्या है, वो ज्यादा है। इसकी वजह से पानी क्या करेगा, सेल के अंदर एंटर करेगा और सेल क्या जो है वो फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। किशमिश देखिए, किशमिश मम्मी जब खीर बनाती है आपकी तो उसमें किशमिश डालती हैं,
जब किशमिश डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद, घंटा 2 घंटे के बाद वो किशमिश जो है वो स्वेल हो जाती है, रेजिन्स जो है वो स्वेल हो जाती है, फूल जाती हैं। क्यों फूल गई भाई? क्यों फूल गई? क्योंकि जो रेजिन थी, किशमिश कैसी होती है? बिल्कुल ऐसी होती है ना, ये लो, ऐसी होती है, ये इस तरह की किशमिश होती है। ये इसके अंदर क्या रहेगा? किशमिश के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? कम है। या मैं कहूं कि किशमिश के अंदर सॉल्यूट क्या है? ज्यादा है। पानी क्या है? किशमिश के अंदर कम है। अब आपने इसको डाल दिया किसके अंदर? पानी के अंदर डाल दिया या खीर के अंदर डाल दिया। खीर के अंदर भी वाटर कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा हो गई ना। अब देखो क्या हुआ, सेल के बाहर यानी यहां वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? ज्यादा है। और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? यहां पर कम है। जबकि सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर क्या है? अपोजिट है इसका। सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? ज्यादा है। एंड वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है? यहां पर कम है ना। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? बाहर है। लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? इसमें, रेजिन के अंदर है। तो पानी क्या होगा? पानी सेल के अंदर चला जाएगा। पानी कहाँ गया? सेल के अंदर चला गया, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई? इसी वजह से पोटैटो भी क्या हुआ था? फूल गया था, स्वेलअप हो गया था। पानी जो है अंदर एंटर कर गया, और जब पानी अंदर एंटर कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। एंडो ऑस्मोसिस बोलेंगे। समझ में आई चीज ये? अब ये जो एक चीज और ध्यान रखना, जो ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इसको मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। और दूसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक। ये जस्ट अपोजिट टू हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का अपोजिट है। हाइपर और हाइपो में दोनों में से एक याद करना, दूसरा जस्ट अपोजिट है। हाइपो में क्या किया था? सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो थी, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मीडियम था वहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अब क्या हो जाएगी? हाइपरटोनिक के अंदर ज्यादा हो जाएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर की में सॉलिड की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और सेल के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी? सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम, यानी सेल के बाहर क्या हो जाएगी? सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वाटर की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। और सेल के अंदर इसका अपोजिट हो जाएगा, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी सेल के अंदर। इसका रिजल्ट क्या रहेगा? इसका रिजल्ट ये रहेगा कि पानी जो है वो क्या हो जाएगा? सेल से बाहर निकल जाएगा और सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। पीछे अभी एक डायग्राम गया था ना हमारा, उस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ तो मैंने आपको छोटा सा बना के दिखा दिया, यहाँ है, ये देखिए, ये डायग्राम हम लोग समझते हैं। तीनों सॉल्यूशन आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएंगे। ऑस्मोसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों का एग्जांपल लेकर के आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। देखते हैं कितना समझ पाएंगे और कितना मैं आप लोगों को समझा पाती हूँ यहाँ। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? सेल के बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, या सेल के बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, और सेल के अंदर सॉल्यूट कम होता है, पानी ज्यादा। आइसोटोनिक में दोनों तरफ लेवल बराबर रहेगा। हाइपोटोनिक के अंदर क्या रहेगा? सेल के बाहर पानी ज्यादा और सेल के अंदर पानी कम। और अगर सॉल्यूट की फॉर्म में डेफिनेशन लेनी है तो सेल के बाहर सॉल्यूट कम और सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा, ये रहेगा, है ना। अब यहाँ देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है? हायर सॉल्यूट आउटसाइड, यही बोला था हम लोगों ने कि बाहर सॉल्यूट क्या है? हायर सॉल्यूट आउटसाइड, बाहर सॉल्यूट ज्यादा है। यानी इसका एग्जांपल में आप लोग क्या ले सकते हैं? शुगर सॉल्यूशन ले लो। किसके अंदर? यहाँ चाहे आप शुगर सॉल्यूशन ले लो, चाहे आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, किसके लिए? हाइपरटोनिक के लिए। अब इसके अंदर जब आप सेल को रखोगे, इसके अंदर मैंने क्या किया? सेल डाल दी, इसके अंदर सेल डाल दी। अब जब यहां पर सेल मैंने इसमें डाल दी तो इस सेल में से क्या होगा? पानी बाहर निकलने लगेगा। पानी क्या होगा? बाहर निकलने लगेगा। अब जब पानी सेल में से बाहर निकलने लगेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। ये तो है कौन सी सेल?
ये वाली सेल कौन सी है, एनिमल सेल है, और ये हो गई प्लांट सेल। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, जब पानी बाहर निकलने लगेगा, इसमें भी क्या हो गया, पानी सेल से बाहर निकल गया। अब जब पानी सेल से बाहर निकल जाएगा ना, तो सेल के अंदर का जो कंटेंट है ना, वो सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके सेंटर में आ जाता है। यानी सेल को आपने किस में रखा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, जिससे क्या होगा, पानी जो है सेल से वो क्या निकलने लगेगा, बाहर निकलेगा। और पानी जब बाहर निकलेगा तो सेल के अंदर का कंटेंट जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, सेल के बीच में आ जाएगा। इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो यानी यहां पर सेल क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी सेल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यानी हाइपरटोनिक में एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा, एक्सो ऑस्मोसिस हो जाएगा किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर हो गया? ये डायग्राम से चीजें बहुत जल्दी समझ में आती हैं। आइसोटोनिक के अंदर क्या रहेगा, ये देखो, ये जो डॉट्स दिखाए गए हैं ना, ये वो हैं सेल्स हैं, ये डॉट्स जो दिखाए हैं ना बीकर के अंदर, ये सेल्स हैं। इसके अंदर क्या हुआ है, यहाँ पर इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की, सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, तो जिससे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, पानी आराम से अंदर आएगा, आराम से बाहर जाएगा, आएगा जाएगा, बाकी कोई मूवमेंट नहीं होगी। मूवमेंट इन द सेंस उसमें कोई भी सेल के जो शेप में है जो कोई चेंज नहीं आएगा, सेल कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल सेल रहेगी। अब आ जाओ हाइपोटोनिक में। हाइपोटोनिक में हमने क्या किया था, अगर वाटर को लेकर, वाटर को एज बेस रखे आप इसका डेफिनेशन बनाओगे, तो बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और सेल के अंदर कम है। सॉल्यूट को लोगे तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर कम है और अंदर ज़्यादा है। यहाँ देखो, बाहर पानी ज़्यादा अंदर कम, यानी हायर वाटर आउटसाइड, पानी के सॉरी सेल के बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है। अब ये कौन सी सेल थी, एनिमल सेल थी ना। जब एनिमल सेल को आप ऐसे पानी के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, पानी अंदर जाता जाएगा, अंदर जाता जाएगा, जाता जाएगा, तो और एक टाइम ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा वो बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी, सेल फट जाएगी। ये देखिए बर्स्ट होगी, क्यों, पानी अंदर जा रहा है भाई। पानी अंदर क्यों गया, क्योंकि बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, इसलिए पानी क्या हो गया, अंदर एंटर करेगा, किसके, सेल के अंदर एंटर करेगा। इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, एंडो ऑस्मोसिस नाम दिया था, एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं। और प्लांट सेल की अगर बात करेंगे, प्लांट सेल के अंदर भी पानी एंटर करेगा, एंडोऑस्मोसिस दोनों सेल्स के अंदर होगा। एंडोऑस्मोसिस दोनों सेल्स, जैसे वहां एक्सोऑस्मोसिस दोनों सेल्स के अंदर हुआ है ना, ऐसे एंडोऑस्मोसिस यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों सेल्स के अंदर होगा। एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी और प्लांट सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होगी, वो ऐसी की ऐसी रहेगी, टर्जिड रहेगी, फूल जाएगी बस। ठीक है। अब देखो, हमने पिछले में क्या किया था, किशमिश ली थी ना, किशमिश को पानी के अंदर डाला था या खीर के अंदर डाल दिया था, तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो गई थी, स्वेल हो गई थी, फूल गई थी वो। अब उसी किशमिश को निकाल के ना आप चाशनी के अंदर डाल दो, ये जनरल बेसिक एग्जांपल है, डेली लाइफ के एग्जांपल है, बहुत जल्दी समझ में आएगा इससे। तो आपने उस किशमिश को निकाल के किसके अंदर डाल दिया, चाशनी के अंदर डाल दो। चाशनी के अंदर डालते ही वो किशमिश थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, वो किशमिश जो वापस श्रिंक हो जाएगी। क्यों, चाशनी के अंदर पानी कम था, किशमिश के अंदर पानी ज्यादा था। मेरी राय आप लोगों के लिए यही है कि इन तीनों सॉल्यूशंस को ना आप वाटर को बेस बनाते हुए इसको जो है डेफिनेशंस को आप याद करना, तो वो ज़्यादा जल्दी याद होंगी। किशमिश के एग्जांपल को माइंड में सेट कर लेना, रट्टा मारने की कोशिश मत करना, किशमिश को दिमाग में रखना। किशमिश को आपने पानी में डाला था, फूल गई थी, एंडोस्मोसिस हो गया, फिर आपने उसको निकाल के किस में डाल दिया, चाशनी के अंदर डाल दिया, श्रिंक हो गई, एक्सोस्मोसिस हो गया। अब जब आपने पानी के अंदर या खीर के अंदर जब किशमिश डाली थी, जब वो एक बार पूरी पूरी फूल गई, पूरी फूल गई वो, उसके बाद सेकेंड डे भी जब आप उसको देखते हो तो उसके साइज में कोई अंतर नहीं आता, साइज वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों, तब तक उस किशमिश के लिए वो जो एनवायरनमेंट था ना, वो जो सोल्यूशन था आइसोटोनिक हो गया था, अंदर भी वाटर की कॉन्सेंट्रेशन और किशमिश के बाहर की कॉन्सेंट्रेशन दोनों का लेवल क्या हो गया था, इक्वल हो गया था, तो जिससे एंट्री एंड एग्जिट वाटर की क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। आई थिंक ये चीज अब आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और पानी का एग्जाम्पल लेके करना, इसको पानी की हेल्प से करना, इसको डेफिनेशन को इसकी, क्योंकि ये यहाँ जो वाटर का लेकर इसलिए बोल रही हूँ, आसान रहेंगी चीज़ें आपको याद करने के लिए। जब वाटर का लेकर के इसको करोगे तो यहाँ कर देना वाटर, और ये वाला जो मार्क है इसको अपोजिट कर देना। सेम यहाँ पर भी यहाँ कर देना वाटर, और इस मार्क को आप अपोजिट कर सकते हो।
बाकी आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह कैसे कंफर्टेबल है आपको इसको याद करने में। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अभी तो हमने जनरल ये देखा है कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस को अंदर किसी को आने देती है या किसी को नहीं आने देती है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जो मॉडल है उसका नाम क्या है? द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल जो है वो किसने दिया था? यहाँ एक साइंटिस्ट का, एक्चुअली दो साइंटिस्ट हैं, एक है सिंगर और दूसरे हैं निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला गया, इसको देखते हैं इसके अंदर कि क्यों इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला गया और क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। थिकनेस, सबसे पहले देखते हैं कि थिकनेस कितनी होगी सेल मेम्ब्रेन की। एक्सट्रीमली थिन होती है। थिन क्यों होती है भैया? डिफ्यूजन भी होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है ना, गैसेस का एक्सचेंज होना है तो बहुत थिन होगी, और ऑस्मोसिस भी इसके अंदर ही होगा क्योंकि एंट्री एंड एग्जिट इसी के थ्रू तो होगी। थिक होगी तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसलिए एक्सट्रीमली थिन होती है। कितनी थिन होंगी? 7 to 10 नैनोमीटर्स थिक। थिक का मतलब यहाँ पर थिक का मतलब बड़ा वाला थिक नहीं है, थिक का ये वाला थिक का मतलब थिन नहीं है। थिक का मतलब यहाँ पर ये है कि कितनी मोटाई होगी इसकी, 7 to 10 नैनोमीटर यूनिट तक ही होती है। ये बनती किससे है? ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं ना इसको। ये बनती है लिपिड से एंड प्रोटीन से। अब लिपिड क्या आ गया? फैट को ही लिपिड बोलते हैं। कोशिश करना दोनों ही टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फैट को ही लिपिड बोला जाता है। लिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर के बनेगी सेल मेम्ब्रेन, बायलिपिड होती है ये। अब इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर ये बनती किससे है? प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर के बनती है, और यहाँ पर एंट्री एंड एग्जिट होती है सब्सटेंसेस की, और प्रोटीन एंड लिपिड की फ्लूइडिटी और एंट्री एंड एग्जिट होगी सब्सटेंसेस की विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? फ्लूइड बोला गया है। फ्लूइड क्या होता है? जहाँ पर ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मूवमेंट होती है, जो फ्लो करता है, उसी को तो फ्लूइड बोलते हैं ना। यहाँ देखो, द मॉलिक्यूल कैन मूव साइडवेज, फ्लिप एंड रोटेट विद इन द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या हो रही है? सब्सटेंसेस की मूवमेंट हो रही है ना, इसीलिए इसको फ्लूइड बोला गया है। सब्सटेंसेस में भी कौन आते हैं? प्रोटीन एंड लिपिड की जो फ्लूइडिटी होती है, उसी की वजह से इसको क्या कहा गया है? फ्लूइड बोलते हैं। मोज़ेक क्यों बोलते हैं? टाइल्स होती है ना, टाइल्स अरेंजमेंट होते हैं ना, मोज़ेक टाइल्स होती हैं। तो ये इसके अंदर जो अरेंजमेंट होगा ना, इसके अंदर किसका? लिपिड का और प्रोटीन का। वो जैसे मोज़ेक पैटर्न के अंदर टाइल्स होती है ना, वैसा पैटर्न इसके अंदर होता है, इसीलिए इसको बोला गया है मोज़ेक मॉडल। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज लाइक टाइल इन अ मोज़ेक पैटर्न। जैसे टाइल्स को मोज़ेक पैटर्न के अंदर हम लोग डालते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मोज़ेक बोलते हैं। देख लेते हैं, इसका डायग्राम भी है हमारे पास आगे। यहाँ देखो, इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है क्यों? ये मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। फ्लूइड इसलिए, फ्लूइडिटी ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर सब्सटेंसेस जो फ्लो करते हैं, फ्लूइड इसीलिए बोला जाता है। और मोज़ेक इसलिए बोला गया है क्योंकि अरेंजमेंट देखो आप इसके अंदर, जैसे मोज़ेक पैटर्न के अंदर जैसे टाइल्स को हम लोग पैटर्न के अंदर डालते हैं ना, तो यहाँ पर जो प्रोटीन एंड जो लिपिड है वो भी एक पैटर्न के अंदर डाले हुए हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये क्या रहेंगी? ये दोनों चीज़ें, ये है आपका लिपिड, और इसके बीच बीच में कौन एम्बेडेड होते हैं? प्रोटीन्स। ये देखिए, ये प्रोटीन है और ये भी क्या है? प्रोटीन है। और लिपिड जो है बायलेयर होती है। लिपिड की 2 लेयर होती हैं, एक लेयर ये रही और एक लेयर ये रही। ब्लू जो गोले दिखाए गए हैं, ये दोनों क्या है? लिपिड है, यानी फैट है। और बीच बीच में इसमें कौन एम्बेडेड होता है? प्रोटीन इसके अंदर एम्बेडेड होगा। प्रोटीन का क्या काम रहेगा वो भी देखेंगे। पहले जरा वापस इस पे आओ। लिपिड एंड प्रोटीन एज गेट कीपर्स, गेट कीपर का काम करते हैं। गेट कीपर का काम कैसे करेंगे? प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं? एक पंप की तरह काम करते हैं। सब्सटेंसेस को अंदर आना है और बाहर जाना है, तो ये काम कौन करवाएगा? यही कराते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड ही काम करवाते हैं। ये वाला लिपिड बायलेयर,
टू लेयर्स ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स। लिपिड की कितनी लेयर्स होती हैं? बाय का मतलब क्या है? दो लेयर होंगी किसकी? स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स की दो लेयर होती हैं, एक ऊपर थी एक नीचे थी, डायग्राम में अभी आपने देखा। अब देखो इसके भी दो पार्ट है, एक हेड होता है और एक टेल होता है। एक हेड है और एक टेल है। हेड क्या रहेगा? वाटर अट्रैक्टिंग। हेड क्या होता है? वाटर अट्रैक्टिंग। ये देखो, ये हेड है, ये पानी की तरफ जाएंगे। हेड है वो पानी की तरफ जाएंगे, और जो टेल होती है ना, ये हाइड्रोफोबिक होती है, इनको पानी से डर लगता है। ये किस तरफ रहेंगे? ये अंदर की तरफ रहेंगी, ऊपर की तरफ। ये सारे, ये देखो, ये हेड है और ये क्या हो जाएंगे? इधर टेल हो जाएंगी, वो पानी से दूर जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना, ये अच्छी चीज है। यहाँ पर लिपिड में दो पार्ट है, एक हेड हो गया और टेल। हेड जो है वाटर अट्रैक्टिंग, फेसिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि पानी बाहर की तरफ होगा। और टेल वाटर रिपेलिंग, फेसिंग इनवर्ड, अंदर की तरफ होगी टेल। अब बात करते हैं लिपिड की। सॉरी, लिपिड की बात हो गई। अब बात करते हैं किसकी? प्रोटीन की। एम्बेडेड विद इन द बाइलेयर। अभी थोड़ी देर पहले यही बोला था, बाइलेयर। बाइलेयर किसकी है? बाइलेयर फैट की है, बाइलेयर लिपिड की है। इसके अंदर प्रेजेंट होंगे कौन? प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। और ये किसका काम करते हैं? एक गेट कीपर का काम करता है प्रोटीन। कैसे करेगा? या मैं बोलूं, ये एक पंप की तरह काम करेगा। क्यों करेगा? ये सब्सटेंसेस की हेल्प करेगा पास होने में, अंदर आने में या बाहर जाने में। इसके अलावा भी प्रोटीन ये काम और करेगा। यहाँ पर प्रोटीन, यहाँ पर मैं कहें इसको, प्रोटीन यहाँ पर एक एंजाइम की तरह भी काम करता है। कैसे काम करेगा? ये जो सेल के अंदर जो रिएक्शंस होंगी ना, जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको कैटलाइज करने का काम करेगा। ये क्या करेगा? कैटलाइज्ड जो रिएक्शंस होंगी ना इसके अंदर, सेल के अंदर, कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने का काम करेगा कौन? प्रोटीन। अब कैटलाइज वर्ड नया है आप लोगों के लिए, जानते हो कैटलाइज का मतलब क्या है? जो रिएक्शन होती है ना, कोई भी सेल के, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, सेल्स के अंदर भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। उनकी स्पीड को क्या करेगा? चेंज करेगा, रेट ऑफ वेलोसिटी को चेंज करेगा। जो सब्सटेंस, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो यहाँ पर एज कैटलिस्ट काम कौन कर रहा है? प्रोटीन कर रहा है। एंजाइम बन करके प्रोटीन काम कर रहा है, जो रिएक्शंस की स्पीड को या तो बढ़ाएगा या क्या करेगा? कम करेगा, अकॉर्डिंग टू द नीड्स। एक बार फिर से डायग्राम देख लो। क्या बोला था मैंने आप लोगों को? लिपिड कैसी है? बाइलेयर है, ऊपर भी लिपिड है और नीचे भी लिपिड है। लिपिड में भी दो पार्ट है, एक हेड होता है और एक क्या होती है? टेल। हेड वाटर लविंग है, बाहर की तरफ रहेगा। टेल क्या होगी? अंदर की तरफ रहेगी, जो क्या होती है? वाटर रिपेलिंग होती है। और प्रोटीन आप देख लो, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन और ये रहा प्रोटीन। अलग अलग तरह के आप लोगों को यहाँ पर ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन। ये ग्रीन कलर का हो गया, ये वॉयलेट कलर का, रेड कलर का। ये प्रोटीन्स जो है वो क्या? एम्बेडेड होंगे, यानी दो प्रोटीन की लिपिड की लेयर के बीच में फंसे हुए होंगे। कौन? प्रोटीन। प्रोटीन कैसा काम करेगा? एक पंप का काम करेगा, एक गेट कीपर का काम करेगा। गेट कीपर कौन होता है? कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, इसमें प्रोटीन हेल्प करता है। और साथ ही साथ प्रोटीन किसका काम करेगा? एक कैटलिस्ट का भी काम करता है, जो सब्सटेंसेस की एंट्री एंड एग्जिट को एज कैटलिस्ट ये क्या करेगा? केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को चेंज करेगा, या तो स्पीड को बढ़ाएगा या स्पीड को कम करेगा। यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन के बारे में सारा हो गया। अब फंक्शंस क्या हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन के? सबसे पहली बात तो ये कि सेल मेम्ब्रेन किसी भी सेल को क्या करेगी? शेप देने का काम करेगी। दूसरा, एंट्री एंड एग्जिट जो होगी सब्सटेंसेस की, वो किसकी हेल्प से होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ही होगी। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास एक प्लांट्स के पास जो है, अगर हम बात करें कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, जैसे मैंने बीच में भी आपको एक चीज बोली थी कि अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल में क्या, प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन भी होती है, और प्लांट सेल की अगर बात करते हैं तो वहां पर सेल वॉल भी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल में से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? तो क्या नाम आएगा आपका? वहां पर सेल मेम्ब्रेन आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो प्लांट्स हैं उनके पास एक एडिशनल लेयर और होती है, और उस एडिशनल लेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेल वॉल नाम देंगे।
ये एडिशनल लेयर एनिमल सेल के पास नहीं होती है। ये इस चीज का आप लोग दिमाग में फिट कर लेना, ये कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के पास रहेगी, एनिमल सेल के पास नहीं होती है। ये एडिशनल लेयर है। प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया हैव एन एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पर किससे है? सेल मेम्ब्रेन से ही है। यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है। किस किस के पास है? ये प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरियाज के पास है। और उस एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या हो जाएगा? सेल वॉल। अब थोड़ा सा सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में ये इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ मैंने डायग्राम लिया है तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताऊं। सबसे पहली लेयर देखो यहाँ, ये क्या है? मिडल लेयर। ये एक सीमेंटिंग लेयर होती है। दो सेल्स होती है ना, ये दोनों दो सेल्स के बीच में कॉमन होती है। आप देख सकते हो ये भी सेल, ये भी सेल। तो जो मिडल लमीला होता है, ये सीमेंटिंग, ये एक सीमेंटिंग वो होती है, क्या बोलना चाहिए मुझे इसको, लेयर होती है, सीमेंट जैसी लेयर होती है। दिस इज अ सीमेंटिंग लेयर कॉमन इन टू सेल, दो सेल्स के बीच में ये कॉमन होती है। उसके बाद आप देख सकते हो लेमिला के बाद, मिडल लेमिला के बाद आती है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल क्या होती है? ये पहले थिन बनती है और ये इलास्टिक वॉल होती है और ये पॉलीसेकेराइड से मिलकर के बनती है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म्ड। ये पहले कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म्ड थिन, थिन बनती है ये, और ये इलास्टिक वॉल होती है। फर्स्ट फॉर्म्ड थिन मतलब पहले बनने वाली थिन एंड इलास्टिक वॉल होती है। किससे मिलकर के बनती है ये या तो सेल्यूलोज माइक्रोफिल से बनती है, सेल्यूलोज माइक्रोफाइबिल से बनती है, या ये पॉलीसेकेराइड से बनती है। क्या होते हैं दोनों चीजें? ये पॉलीसेकेराइड और माइक्रोफिल क्या होते हैं? ये सॉरी, ये सेल्यूलोज एंड पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स ये दोनों ही एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, दोनों ही एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड, पेक्टिन। ठीक है। अब तीसरी चीज कौन सी आई थी इसमें? थर्ड लेयर्ड सेकेंडरी वॉल। थर्ड लेयर सेकेंडरी वॉल ये क्या होती है? इसमें ये मेच्योर है, ध्यान रखिएगा इसको, ये मेच्योर है और ये नॉन डिवाइडिंग है, ये नॉन डिवाइडिंग है, डिवाइडर नहीं होती है ये, और थिक होती है। नॉन डिवाइडिंग है और क्या होती है? ये थिक होती है, और साथ में ये सेल्यूलोज की बनती है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनती है। समझ में आया? सेल वॉल में तीन मेन चीजें बताई मैंने आपको। एक है मिडल लेमिला, सीमेंटिंग लेयर होती है, ये दो सेल्स के बीच में कॉमन होती है। दूसरी कौन सी है? प्राइमरी वॉल, फर्स्ट फॉर्म थिन इलास्टिक वॉल होती है। किसकी बनती है? ये सेल्यूलोज फाइब्रिल्स की या पॉलीसेकेराइड पेक्टिन की बनती है। और ये दोनों चीजें क्या होती हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं एक तरह के। थर्ड लेयर कौन सी बनती है? ये थर्ड लेयर बनी है सेकेंडरी वॉल, जो क्या है? मेच्योर होती है, नॉन डिवाइडिंग होती है, थिक होती है, और किससे मिलकर के बनती है? सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज से मिलकर के ये वाली लेयर जो है वो बनती है। आगे की आपको नहीं करनी है, इतना मेन जो था मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ कोशिश करिएगा कि ये चीजें आपको याद रहें। हाँ जी, एक चीज और, सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो लिविंग सेल होती है, वो लिविंग स्ट्रक्चर होती है। लिविंग सेल नहीं, सॉरी, सेल का तो पार्ट है, लिविंग स्ट्रक्चर होती है। अब आगे देख लेते हैं कि क्या लेट्स इन्वेस्टिगेशन करना है कुछ हमें। किसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है? सेल वॉल का ही कुछ ना कुछ होगा। देखें जरा इसको कि क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। चलिए बनते हैं आज हम लोग भी CID वाले। एक्टिविटी 2.3 NCERT बुक से ली हुई है ये। इसमें क्या करना है आपको? कंपेयर करना है। किस किस में कंपेयर करना है? प्लांट सेल में और एनिमल सेल के अंदर आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे? टेक अ थिन पील ऑफ एन अनियन, वही अनियन पील लेनी है, अनियन पील लेनी है। अनियन पील कैसी सेल है? प्लांट सेल है, और इसको स्टेन करना है सेफ्रेनिन के साथ। सेफ्रेनिन क्या होता है? सेफ्रेनिन ना एक सॉल्यूशन होता है पिंक कलर का, बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई देता है उसे स्टेन करने के बाद। सेल बड़ी सुंदर दिखती है, क्लियरली विजिबल हो जाती हैं चीजें उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक। चीक सेल लेनी है, अंदर से एक स्क्रैप, वो एक स्क्रैपर आता है, उससे हल्का सा जब आप अंदर घुमाते हैं ना थोड़ा सा उससे, तो वहां से निकालनी है ये वाली सेल। चीक सेल लेनी है। चीक सेल कौन सी होगी? एनिमल सेल होगी, और इसको स्टेन करना है मिथाइलिन ब्लू से। ये भी सेफ्रेनिन जैसे ही काम करता है।
अब ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, आपने ये स्टेन कर लिया, दोनों सेल्स को स्टेन कर लिया, और जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, अनियन जो सेल्स हैं ये दिखाई देंगी, रेगुलर दिखाई देंगी, बॉक्स शेप की दिखाई देंगी, और एक ऑर्डर में अरेंज दिखाई देंगी। अनियन पील ना इस तरह की दिखाई देती हैं, बहुत सुंदर पैटर्न दिखाई देता है, इस तरह से दिखती हैं। आप लोगों को शायद स्कूल में दिखाई भी होगी, परमानेंट स्लाइड्स होती हैं स्कूल के अंदर, इसकी दिखाते भी, आप लोगों ने देखा भी होगा इसको। जबकि चीक सेल ऑन द अदर हैंड, चीक सेल कैसी दिखाई देगी आपको, इरेगुलरली शेप्ड, शेप इसकी इरेगुलर होगी और स्कैटर्ड फॉर्म में दिखाई देगी। ऐसा क्यों होगा अभी देखते हैं। अभी तो हमने सिर्फ क्या किया है, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की है कि आपने एक अनियन पील लिया है और एक चीक सेल लिया है, दोनों को आपने स्टेन किया और माइक्रोस्कोप में देखा। देखने के बाद क्या दिखाई दिया, सेल्स ही देखी है, एक में अरेंज्ड थी और एक में अरेंज्ड नहीं है। क्यों है और क्यों नहीं है उसके बारे में देखते हैं अभी। द शुगर सॉल्यूशन, अच्छा अब क्या करो आप, उसके अंदर तो सेल को देख लिया ना आपने, अब पार्ट बी के अंदर क्या करना है, अब आपने प्लांट सेल और एनिमल सेल ही लिया था ना पहले, अब आपने उनको क्या करना है, 20% शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाल दो। सेल को क्या करो, 20% शुगर सॉल्यूशन के अंदर डालो। अब शुगर सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद क्या होगा उसको देखते हैं। प्लांट सेल में भी कौन सी ले सकते हो, अनियन ही लेंगे हम, एक रोहू लीव्स भी आती हैं वो नहीं लेनी, हमने क्या लेंगे, अनियन पील ही ले लेंगे, क्योंकि अनियन बहुत इजी होती है, ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। आउटर बाउंड्री स्टेज द सेम, यानी जब आपने इसको शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखोगे ना, प्लांट सेल को भी और एनिमल सेल को भी, तो जो प्लांट सेल होगी यानी अनियन पील जो होगा, उसकी जो बाउंड्री थी ना वो ऐसी की ऐसी रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी उसकी शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, वो वैसी की वैसी रहेगी। द आउटर बाउंड्री स्टेज द सेम, आउटर बाउंड्री क्या रहेगी, आउटर बाउंड्री वैसी की वैसी रहेगी उसकी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कैसी सेल है, प्लांट सेल है, और प्लांट सेल के पास एक एडिशनल लेयर होती है, और उस एडिशनल लेयर का नाम क्या रहेगा, सेल वॉल। प्लांट्स के पास एक एडिशनल लेयर है, क्या नाम है उसका, सेल वॉल। द इनर कंटेंट श्रिंक, अंदर का कंटेंट श्रिंक हो जाएगा। अंदर का कंटेंट श्रिंक क्यों हो गया भाई, याद करो, थोड़ा सा पीछे की तरफ जाओ, बताया था ना आपको कि अगर एक सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, अगर एक प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या था, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के बाहर पानी कम होता है और सेल के अंदर पानी ज्यादा होता है, तो पानी तो बाहर निकल जाएगा लेकिन सेल के अंदर का कंटेंट सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके बीच में आ जाएगा, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वो वाला प्रोसेस यहां हो जाएगा, इनर कंटेंट श्रिंक हो गया, सेल वॉल को छोड़ के वो कहां आ गया, बीच में आ गया, इसको बोला आप लोगों ने क्या, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आ जाती है एग्जाम में, याद होनी चाहिए। एनिमल सेल के अंदर क्या होगा, एनिमल सेल के अंदर पानी जाता रहेगा, पानी, एनिमल सेल द एंटायर सेल श्रिंक, नहीं पानी थोड़ी जाएगा इसमें, पानी के अंदर थोड़ा रखा है, किसके अंदर रखा था, शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो इसके अंदर क्या रहेगा, जो एंटायर सेल है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, सारा पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, पूरी की पूरी सेल श्रिंक हो जाएगी। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। द एंटायर सेल श्रिंक्स कंसिडरेबली बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल टू होल्ड द शेप, शेप पूरी बिगड़ जाएगी, पूरी सेल आपकी जो है वो श्रिंक हो जाएगी। क्यों श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सेल वॉल नहीं है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई। पहले इन्वेस्टिगेशन में क्या किया था, अनियन पील, चीक सेल को लिया था, मिथाइल ऑरेंज, अनियन पील, और किसको लिया था हमने, चीक सेल को लिया था, अनियन पील को सेफ्रेनिन के साथ और मिथाइलिन ब्लू के साथ, चीक सेल को हम लोगों ने स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखा तो एक अरेंज दिखाई दी और दूसरी अरेंज आपको नहीं दिखाई दी। जो अरेंज दिखाई नहीं दी वो कौन सी थी, एनिमल सेल, और उसके बाद आपने उसको किसके अंदर रखा, शुगर सॉल्यूशन यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, जिसमें प्लांट सेल में क्या हो गया, प्लाज्मोलाइसिस हो गया, और एनिमल सेल कैसी हो जाएगी, बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी। क्यों श्रिंक हो गई, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट उसका, सारा पानी उसका बाहर आ गया। अब देखिए आगे क्या है, हाँ जी, अब अगली वाली जो क्लास हमारा जो पार्ट 3 चलेगा, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, क्लास 9th चैप्टर 2,
ये जो अगला पार्ट जब हम लोग इसका करेंगे तो उसके अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, एक्टिविटी 2.4 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। उसके बाद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइबोसोम्स एंड देयर फंक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट्स टाइप, इनके सबके डायग्राम भी होंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड डायग्राम भी होंगे इनके, और गोल्जी अपरेटस एंड इट्स फंक्शन, अबाउट कैमिलियो गोल्जी, ही इज अ साइंटिस्ट, लाइसोसोम्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एंड वाई लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स। ये सारी चीजें जो हैं हम लोग अगली क्लास के अंदर करेंगे, पार्ट 3 क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। डोंट मिस द क्लास टिल द एंड। आगे है सेल वॉल, द आउटर गार्ड। सेल वॉल क्या करती है, एक एडिशनल लेयर तो है ही है, ये गार्ड का काम करती है। रिजिड है, रिजिड है, रिजिड मतलब हार्ड होती है, नॉन लिविंग है, आउटर कवरिंग है, फाउंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट्स। सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सपोज दैट ये अगर एक सेल मेम्ब्रेन है तो बाहर की तरफ ये वाली जो एडिशनल लेयर होगी ये किसकी होगी, दिस इज सेल वॉल, ये है सेल वॉल, ठीक है। व्हाई डू प्लांट्स नीड इट, अब प्लांट्स को सेल वॉल की जरूरत क्यों होती है इसके बारे में बात करनी है। प्लांट्स कैन नॉट मूव टू फाइंड शेल्टर, क्या किसी प्लांट को चलते हुए देखा है, प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको बहुत हार्श एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ता है, कभी आंधी आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी इतनी बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। देख लेते हैं, द सेल वॉल प्रोटेक्ट देम, सेल वॉल क्या करती है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करती है, किससे, स्ट्रॉन्ग विंड से, रेन से, बारिश से एंड हीट से। उसके बाद ये प्लांट्स को सीधा खड़ा रखने में, उनकी पोजीशन को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। इट हेल्प्स द प्लांट स्टे फ्रिम, अपराइट एंड मेंटेन इट्स शेप। शेप को आपने कभी देखा है, जो पेड़ सीधा खड़ा है तो सीधा खड़ा रहता है वो, है ना, उसकी जो शेप है वही रहेगी ना, तो किसकी हेल्प से रहती है ये, दिस इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल की वजह से रहेगी। तो ये फंक्शन थे सेल वॉल के। फीचर्स ऑफ द सेल वॉल, अब सेल वॉल के फीचर्स क्या रहेंगे भाई। अब जिस तरह से ये, सबसे पहली बात ये रिजिड होती है, रिजिड मतलब हार्ड है, बट परमिएबल। सेल मेम्ब्रेन क्या थी, सिलेक्टिवली परमिएबल या सिलेक्टिवली सेमी परमिएबल, की एंट्री एंड एग्जिट उसकी मर्जी से होगी, जबकि सेल वॉल क्या रहती है, परमिएबल। देखो 3 चीजें होती हैं, एक तो सिलेक्टिवली परमिएबल, एक परमिएबल और एक इम्परमिएबल। सिलेक्टिवली का मतलब वो सेलेक्ट करेगा कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, परमिएबल का मतलब एंट्री एंड एग्जिट सब्सटेंसेस की हो जाएगी, इम्परमिएबल का मतलब एंट्री एंड एग्जिट दोनों ही नहीं होंगी। तो सेल वॉल कैसी रहेगी, सेल वॉल परमिएबल है। अनलाइक द सिलेक्टिव मेम्ब्रेन द सेल वॉल इज परमिएबल, बिल्कुल परमिएबल, इसमें एंट्री एंड एग्जिट होती है सब्सटेंसेस की। इट अलाउज वाटर एंड मिनरल्स टू पास थ्रू इजीली, इसीलिए इससे वाटर एंड मिनरल इजीली पास हो जाते हैं। कैसे होंगे जरा देख लेते हैं, कि एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि एब्जॉर्प्शन। प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स है वो क्या करेंगी, सॉइल में से वाटर को इनटेक करेंगी ना। सेल मेम्ब्रेन और ये सेल वॉल, ये दोनों ही मिलकर के जो है वो प्लांट की रूट्स की हेल्प करती हैं सॉइल में से वाटर को इनटेक करने के लिए। इट हेल्प्स रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि पानी और मिनरल आएंगे सेल वॉल के थ्रू आएंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन से इसमें क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस के थ्रू ये आगे जाते हैं। स्ट्रेंथ क्या करती है ये, इट प्रिवेंट्स द प्लांट सेल, इट प्रिवेंट द प्लांट सेल फ्रॉम बर्स्टिंग, फटने से बचाती है इसको। जबकि आप इसको कहाँ रख देंगे, लॉट ऑफ वाटर के अंदर। अगर बहुत सारे पानी के अंदर आपने किसी प्लांट सेल को रखा है तो ये पानी उसमें धीरे धीरे जाता रहेगा, लेकिन वो बर्स्ट नहीं होती है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें, एक तो ले लो आप प्लांट सेल, कोई भी प्लांट सेल ले लो, रेजिन ले लो, किशमिश ले लो, और एक ले ली आरबीसी। आरबीसी क्या है, ये तो एनिमल सेल है। अब इन दोनों को आप क्या करो, पानी के अंदर डाल दो, दोनों को किसके अंदर रख दिया, वाटर के अंदर रख दो, इसको भी रख दो और इसको भी रख दो पानी के अंदर। थोड़ी देर के बाद देखोगे, 1 घंटे बाद देखना, रेजिन्स जो है ये क्या हो जाएगी, ये स्वेलअप हो जाएगी, ये स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी, पर बर्स्ट नहीं होगी। 2 घंटे रख दो, 4 घंटे रख दो, एक स्टेज ऐसी आएगी
अंदर पानी और नहीं जाएगा, लेकिन ये अपनी शेप को मेंटेन कर लेगी, मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी। ऑन द अदर हैंड आरबीसी, ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा देर तक अगर आप इसको पानी के अंदर रखेंगे तो ये बर्स्ट हो जाएगी। क्यों? पानी अंदर जाता गया, सेल वॉल इसके पास है नहीं, फटाक फट जाएगी ये। क्लियर हो गया? ये प्रोटेक्ट करती है किसको? प्लांट सेल को। अब है सेल वॉल एंड ऑस्मोसिस। अब सेल वॉल एंड ऑस्मोसिस का क्या रिलेशनशिप है उसको भी देखते हैं। व्हेन अ प्लांट सेल इज पुट इन अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, जब प्लांट सेल को एक कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के अंदर रखा, इट लूजेज वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसने क्या किया? ऑस्मोसिस की वजह से सारे पानी को क्या कर दिया? लूज कर दिया, बाहर निकल गया। कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन कैसा है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कई बार आ गई ना ये चीज, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम, सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो जाएगा? इसमें सारा का सारा पानी सेल से बाहर चला जाएगा। व्हेन अ प्लांट सेल इज पुट इन अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, जिससे कंटेंट अंदर की तरफ आ गया, किसके? सेल मेम्ब्रेन के, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। द मैजिक ऑफ सेल वॉल, अब इसका क्या जादू है वो देख लेते हैं। इवन व्हेन द इनसाइड ऑफ द सेल प्रोटोप्लाज्म श्रिंक, जब सेल के अंदर क्या हो गया? सेल को आपने किसके अंदर रख रखा है? हाइपरटोनिक में ना, तो प्रोटोप्लाज्म तो श्रिंक हो गया। प्रोटोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर का जितना भी कंटेंट है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेलीज है, उन सब को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, वो सारा श्रिंक हो गया, सेल मेम्ब्रेन को छोड़ करके वो कहाँ गया? बीच में आ गया ना, श्रिंक हो गया। एंड पुल्स अवे फ्रॉम द वॉल, यही तो बोला था ना अभी कि मेम्ब्रेन के साथ वो अंदर की तरफ आ गया, वॉल को छोड़ के मेम्ब्रेन के साथ अंदर की तरफ आ गया। द सेल वॉल कीप्स द सेल्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड शेप इंटैक्ट। तो सेल वॉल क्या करेगी? सेल वॉल उसकी साइज को वैसे का वैसे ही रखेगी, लेकिन जो सारा अंदर का जो कंटेंट था वो कहां पर आ गया था? सेंटर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी अल्टीमेटली सेल वॉल क्या करती है? प्लांट्स की हेल्प करती है टू मेंटेन देयर शेप, उनकी शेप को मेंटेन करने को, उनकी साइज को मेंटेन करने में सेल वॉल प्लांट्स की हेल्प करती है। रिजल्ट क्या रहा? द प्लांट्स रिमेन फ्रेम एंड डजंट कोलैप्स इजीली। पीछे देखा था ना किशमिश, घंटों पानी के अंदर रखा था, लेकिन वो क्या हुआ था? पानी के अंदर जब अपने घंटों रखा था तब भी वो बर्स्ट नहीं हुई थी। और उसी किशमिश को अगर आप शुगर सॉल्यूशन के अंदर डाल दोगे, चाशनी के अंदर डाल दोगे, तब भी क्या होगा बेचारी का? सारा पानी ही तो बाहर निकलेगा, बाकी का प्रोटोप्लाज्म तो श्रिंक होके रह जाएगा। क्लियर हो गया? फटी क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ सेल वॉल ने उसकी प्रोटेक्शन कर ली थी। अब है कि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल होती है। ऑर्गेनिज्म का मतलब प्लांट्स की ही बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म नहीं बोलना चाहिए, प्लांट्स ही बोलेंगे हम लोग उनको। ऑर्गेनिज्म मैंने इसलिए टर्म यूज कर लिया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बैक्टीरिया भी था, है ना, पर ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे हम लोग, ज़्यादातर प्लांट्स ही बात करते हैं इसके अंदर कि सेल वॉल होती है तो किस सब्सटेंस से मिलकर के बनती है। जैसे प्लांट टिश्यूज है, प्लांट टिश्यू के पास जो सेल वॉल होगी वो बनती है किससे? सेल्यूलोज से मिलकर के बनेगी। कॉर्क टिश्यूज या बार्क याद आया कुछ? कॉर्क, बार्क, सबसे पहले यहीं पर तो इसी पे तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, इसी के अंदर। तो यहाँ पर कॉर्क टिश्यू में या बार्क में जो सेल वॉल बनती है वो किससे मिलकर के बनेगी? सुबेरिन या लिग्निन से बनती है। फंजाई प्लांट किंगडम के अंदर ही आता है फंजाई भी। इसमें सेल वॉल जो बनती है किससे? काइटिन से बनेगी। इसको याद रखना, काइटिन से, चिटिन नहीं बोलना इसको, दिस इज काइटिन। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल बनती है वो किसकी बनेगी? पेप्टिडोग्लाइकन की बनती है। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या हो गया? ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से मिलकर के बनती है पेप्टिडोग्लाइकन। और एक चीज और, जो सेल वॉल है ना, ये नाम दिया था उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ही नाम दिया था ये। क्लियर हो गई हैं चीजें? तो आज की क्लास में हम लोगों ने कर लिया है, सेल का साइज के बारे में पढ़ लिया, सेल की शेप के बारे में हमने पढ़ लिया है, सेल के साइज को आप लोग किस तरह से एस्टिमेट करेंगे, हम लोग किस तरह से आप लोग उसको देखेंगे, वो 2 फॉर्मूले भी हम लोगों ने इसके अंदर कर लिए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने किया है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके फंक्शन क्या है, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सारी चीजें हम लोगों ने की। पोटैटो एक्सपेरिमेंट भी हम लोगों ने इसके अंदर कर लिया। 3 तरह के सॉल्यूशंस आपके पास
पास थे वो भी हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ लिए हैं। इसके अलावा एक एडिशनल जो लेयर और होती है प्लांट्स के पास सेल वॉल, उसके बारे में भी हम लोगों ने सारी बात कर ली है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर चैप्टर 2 पार्ट 3 के अंदर। तब तक सीखते रहिए और अगली क्लास का इंतजार करिए, जल्दी मिलेंगे।